वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ध्येय आईएएस कोचिंग द्वारा जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसमें उसका जो है तीसरा सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह तीसरा सेट जो है ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर बनाया गया है। उम्मीद है आप लोगों को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है। जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। और जिस भी टॉपिक से आपके प्रश्न सही नहीं हैं उनको आप ज़रूर हाईलाइट करिए या तो कहीं नोट करके लिख लीजिए और बाद में उसका रिवीजन अच्छे से करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज 101 से लेके 150 प्रश्नों तक टोटल 50 प्रश्न देखेंगे हम लोग। आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो बताइए। पूर्ण रोजगार यह उद्देश्य नहीं होता? नहीं, ये होता है। मूल्य स्थिरता यह भी होता है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन यह जो है उद्देश्य नहीं होता। और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण यह उद्देश्य होता है। देखिए, जो राजकोषीय नीति होती है ना, राजकोषीय नीति में रोजगार के बारे में, मूल्य को स्थिर बनाने के मामले में और धन आय का वितरण बराबर हो, इसी पर ध्यान ही दिया जाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार में कौन से नियम होंगे, नियम बनाने का कार्य राजकोषीय नीति का नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। देखिए, क्या रहेगा? अधिक होगा, समान होगा, कम होगा या सभी होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, जो राजस्व घाटे की अपेक्षा होती है, राजस्व घाटा जो है कुल राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय का जो अंतर होता है वह होता है राजस्व घाटा। जबकि राजकोषीय घाटा जो होता है वो कुल प्राप्तियां एवं कुल व्यय के साथ साथ सरकार की जो देयताएं शामिल होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है। इसलिए राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो है हमेशा अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि राजस्व जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें सरकारी देयताएं, सरकारी देयताएं एक्स्ट्रा शामिल होती हैं। इसी की वजह से ये अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यह आयोग क्यों बनाया जाता है। पहला देखिए, यहाँ पे फैक्ट ये है, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? 280, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यह क्यों गठन, इसका गठन क्यों होता है? इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछा भी जा रहा है। तो यह जो है, जो केंद्र के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है वह केंद्र कैसे राज्यों को डिवाइड करके बांटे, कितना परसेंट दे, कैसे दे, तो उसका जो वितरण होता है उसी के बारे में इसमें बात की जाती है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं होता? अर्थात किस पर जो है आयकर का छूट नहीं होता? तो देखिए, किसान विकास पत्र में आप जब पैसा लगाएंगे तो इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज से हुई आय पर न टैक्स लग जाता है। और पूछा गया है किस पर छूट नहीं है, तो यही है, क्योंकि इस पे टैक्स लग जाता है। बाकी सब पे, चाहे आपके राष्ट्रीय बचत पत्र हो, लोक भविष्य निधि हो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना हो, सब पे जो है टैक्स नहीं लगता। बाकी और इसी पे जो है किसान विकास पत्र पे टैक्स लगता है। यही पूछा भी गया है। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य जो है संपोषणीय वृद्धि था? देखिए, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका क्या क्या लक्ष्य था, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। तो यह किसका था? यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो यह 2012 से लेके 2017 तक चली थी। अच्छा, इसमें जो मुख्य फोकस क्या था? तीव्रतर, धारणी एवं अधिक समावेशी जो विकास है, इस शीर्षक से यह जो है योजना आई थी। चलिए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और विकास मॉडल किस पर वो आधारित थे। चलिए मैच कराइए। पहला क्या है?
पहला किससे होगा? प्रथम हैरोल्ड डोमर मॉडल से, दूसरा महालनोबिस मॉडल महत्वपूर्ण है, तीसरा जो है एस चक्रवर्ती मॉडल, और चौथा जो है वो अशोक रुद्र मॉडल पर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हम लोगों का सही कूट क्या बन रहा है? जो कूट बन रहा है हम लोगों का वो बन रहा है 2413, 2413, अर्थात सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1975 में। अच्छा, यह 20 सूत्री कार्यक्रम था क्या? तो देखिए, कृषि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, गरीबी, साक्षरता, आम आदमी के जीवन में उसके जो गुणवत्ता में सुधार करना, आय की असमानता को दूर करना, ऐसे ऐसे करके टोटल 20 सूत्री कार्यक्रम बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट, कथन और कारण का प्रश्न है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत जो है आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। कारण देखिए, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जो है दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना होता है। हाँ, यह भी जो है पूरी तरीके से सही है। कथन जो है कारण को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहाँ पे दो एक फैक्ट है, आप उन्हें जरूर याद रखिए। कौन शुरू करता है? तो यह आरबीआई के द्वारा शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ऑपरेशन ट्विस्ट। और यह पहली बार कब जो है प्रयोग किया गया था? तो यह 2020 में पहली बार प्रयोग किया गया था। सन भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? कागजी मुद्रा अर्थात कागज की जो मुद्रा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, पहली बार कब प्रयोग में आई थी? तो यह पहली बार जो है 1862 में प्रयोग में आई थी। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार वेटेज दिया जाता है? बताइए किसको दिया जाता है? अच्छा देखिए, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में दो एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है। पहले इसकी गणना कब कौन से डेट को की जाती थी? तो ये 2004 और 5 का डेट पहले प्रयोग होता था, 4 और 5 का। लेकिन उसको अब जो है बढ़ा के क्या कर दिया गया है? 2011 और 12 कर दिया गया है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, स्टेटमेंट में भी बना दिया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे अधिक भार किसका दिया जाता है? तो विनिर्मित उत्पाद पर सबसे अधिक भार दिया जाता है। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, सिडबी। सिडबी की स्थापना की गई है, बताइए किसके लिए की गई है? तो सिडबी की स्थापना जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सेवा जो है प्रदान करने हेतु अर्थात वित्त प्रदान करने हेतु की गई है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अच्छा, सिडबी की स्थापना जो है कौन से डेट को हुई थी? यह भी महत्वपूर्ण है। तो 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, महत्वपूर्ण डेट है। और इसका हेड क्वार्टर हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। चलिए नेक्स्ट, प्रतिछाया बैंकिंग। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? देखिए, कोई संस्था ऐसी हो जो बैंकों का काम करे और बैंक न हो, उसे ही प्रतिछाया बैंकिंग कहते हैं। जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न करना ही जो है प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान अर्थात एनबीएफसी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पहला है साख नियंत्रण, यह तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दूसरा है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना, तो बैंकों का बैंक तो आरबीआई पहले से ही है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना, यह आरबीआई का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है साख सृजन। साख सृजन देखिए, यह आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता। साख सृजन का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य जो है वाणिज्यिक बैंक करते हैं। कौन? वाणिज्यिक बैंक।
चलिए नेक्स्ट, एक्चुअरीज। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। देखिए, एक्चुअरीज का मतलब होता है कि भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन हेतु यह शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। यह किसके लिए है? तो अनिश्चित घटनाओं को वित्तीय प्रभाव कौन करेगा? बीमा क्षेत्र करेंगे। तो किससे है? बीमा से। चलिए नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? देखिए, भूमि विकास बैंक जो है इसका मुख्य कार्य यह है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक भाग नहीं है? देखिए, मानव विकास जो सूचकांक है वह 3 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण है। उसके जो अर्थात 3 सूचकों पर यह बनाया जाता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है जन्म के साथ जो है जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है सकल नाम निवेश एनरोलमेंट दर। इसमें जो शामिल नहीं है वो है स्वास्थ्य एवं पोषण। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, संगम योजना। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, देखिए संगम योजना जो है यह गांवों में, कई गांवों से विकलांगों को इकट्ठा करके उन्हें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो यह किसके लिए है? विकलांगों के कल्याण के लिए प्रयोग की जाने वाली योजना है संगम योजना। अच्छा, पहली बार जो है इसका अनावरण कब हुआ था? यह 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1996 को। चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य सही क्रम में क्या है? बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सरल सा प्रश्न मैं मानता हूं, क्योंकि प्रदेश में हम लोगों के आयोग के द्वारा ये प्रश्न बहुत अच्छे से बनता है। पहले स्थान पे तो यूपी है 4 के चारों में। सेकंड से आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार आएगा, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? पीछे वाले टेस्ट में हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। आप लोग इसका उत्तर जरूर से जरूर दीजिए। बताइए क्या होगा? महान विभाजक का वर्ष 1921 को कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? हमने एग्जैक्ट डेट भी दिया था, क्योंकि निगेटिव में गई थी, ऋणात्मक दर थी। कितना थी? 0.31% माइनस में। चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? बताइए। सही जवाब क्या होगा? 940, 950, 960। 3 के तीनों गलत हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो 943 है। चलिए, इतना एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये जनगणना का प्रश्न है, आप इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ें आप लोग छोटी छोटी बारीकियां ध्यान दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं पर जो है 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? अर्थात 100 बालिकाओं पर बालकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये है हरियाणा, क्योंकि हमें पता है हरियाणा में बालकों की संख्या अधिक है, बच्चियों की संख्या काफ़ी कम है। तो आप इसे जरूर याद रखिए। 120 बालक हैं, 120 बालक हैं 100 बालिकाओं पर। नेक्स्ट है, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। तो बताइए, साक्षरता दर सबसे अधिक किस में होगी? ये तो बहुत ईजी सा प्रश्न है। देखिए, जितना समय लेट बीतते चले जाएगा साक्षरता दर उतनी अच्छी होती चली जा रही है। तो क्या होगा? इसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन बनेगा वही बनेगा। 1991 से 2001, सभी डेट तो इसके पहले के हैं। इतने पहले लोग इतना साक्षर कहाँ थे? अब साक्षरता ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण से अभिप्राय है। देखिए, ये प्रश्न तो बहुत ईजी सा और छोटा सा प्रश्न है। मैं पूछता हूँ, पर्यावरण अधिनियम कब आया? महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत कठिन नहीं है।
1986 में। बाकी यहाँ पे जो पूछा गया पर्यावरण से अभिप्राय है, तो देखिए सब कुछ पढ़ जाइए क्योंकि पर्यावरण में सब कुछ आता है, तो उपरोक्त डी लगाइए, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है धारणी कृषि का अर्थ है। धारणी कृषि अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका अर्थ क्या हुआ? भूमि का इस प्रकार प्रयोग की इसकी गुणवत्ता अछूती बनी रहे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। धारणी कृषि का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पीढ़ी में जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग सब कुछ समाप्त कर दें, उसको आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के कुछ रखें। तो अब भूमि का प्रयोग ऐसा किया जाए कि गुणवत्तापूर्ण अछूती बना रहे, ऐसा ना हो कि वो बंजर बन जाए। नेक्स्ट देखिए, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्थापना कब होती है? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केनिया में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पहला है वन नीति। देखिए वन नीति तो आवश्यक है पर्यावरण के संतुलन के लिए। पर्यावरण सुरक्षा नियम 1986, यह भी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक नीति, अगर नीति ही नहीं रहेगी तो उद्योग इतना प्रदूषण फैलाएंगे कि वो पर्यावरण को लॉस कर देंगे। शिक्षा नीति, अगर एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो सब कुछ व्यर्थ है। तो क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट है ग्रीन वॉश इंगित करता है। देखिए ग्रीन वॉश शब्द में ही इसके पूरा का पूरा अर्थ निहित है। एक ऐसा संदर्भित किया जाता है, कोई संगठन हो उपभोक्ताओं को यह कहकर बहकाता है कि उसका उत्पाद जो है और उसके उद्देश्य नीतियां जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि ऐसा होता नहीं, अर्थात झूठा वादा करता है पर्यावरण संरक्षण का, उसे ही जो है ग्रीन वॉश कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इस समय आप लोग देख रहे होंगे बहुत से प्रोडक्ट ऐसे बिक रहे हैं जिनके आप थैलियों पे देखेंगे ना, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये सब चीज़ें लिखते हैं, तो वो बस क्या करते हैं? झूठे वादे करते हैं, सिर्फ बहकाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता का सबसे बड़ी निशानी आपको बता दे, वो शाकाहारी होता है। क्या होता है? वो शाकाहारी होता है। शाकाहारी जीव जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। हिरण देखिए यह प्राथमिक उपभोक्ता है। अब चींटी एक ऐसा है स्पेशल प्रजाति मानी जाता है, यह शाकाहारी में भी आता है और उसके बाद यह अपघटक में भी आता है। अपघटक अर्थात एकदम नष्ट करके ख़त्म करने में, तो हम लोग इसे भी जोड़ेंगे। पहला हो गया और दूसरा हो गया। लोमड़ी, बाघ ये सब मांसाहारी हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता होंगे। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉजिकल जो है फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी पदछाप। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? पहले का प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ होगी वहाँ सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाएगी। नेक्स्ट है कथन, देखिए उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियाँ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात जो है पूरी तरीके से सही है। अब कारण देखिए, कारण तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती। तितलियाँ जो है वो कम तापमान में नहीं रह सकती। क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात भी पूरी तरीके से सही है। और कथन और कारण एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कह रहे हैं, तो सही जवाब क्या हो बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिए जो तितलियाँ होती है ना, वो कम तापमान, अगर बहुत ज़्यादा देखें ठंडी में देखेंगे आपको तितलियाँ नहीं दिखेंगी, वो उड़ नहीं पाती हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो। चलिए, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखा नहीं गया है। कब तक? 50 वर्ष। 50 वर्ष है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखिए। विलुप्त कब माना जाएगा? जब वो 50 वर्षों तक दिखाई
नहीं पड़ेगा। रेड डाटा बुक IUCN का आप लोगों को पता ही होगा, उसी में जो है ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? 2003 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन का जो है क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? बताइए। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आइस कोर को कहा जाता है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, सबके सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आप लोगों को बताया मैंने, अगर नहीं याद हो रहा है, नहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर से जाके पढ़िए, सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला है कार्टजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए, यह सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैव प्रदूषण के लिए, यह भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, यह भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण, क्या ये सही है? नहीं, यह जल संरक्षण से न होके जलवायु परिवर्तन से है, जलवायु परिवर्तन। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, यही मैच नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? बताइए। देखिए, सौर शक्ति, वनीकरण और शिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, यह तीन के तीनों तो इसमें शामिल है। नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आपको हैंडल करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। तो जलवायु परिवर्तन अर्थात पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण। तो पर्यावरण का नुकसान देखिए आप नाभिकीय शक्ति में जरूर आपको देखने मिलेगा। सौर शक्ति के प्रयोग से या वनीकरण या अवशिष्ट से ऊर्जा अगर परिवर्तित करते हैं आप, तो उसमें पर्यावरण का क्षति नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, हाँ सही है। वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, इनको भी दिया जाता है, और वन्यजीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। अच्छा ये बताइए, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रख्यात है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981। चलिए नेक्स्ट, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलने से। बताइए। यह जो है ना एक बहुत जहरीला जो है कण होता है, जहरीला जो है वायु प्रदूषण है। इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं कोयले के, जले हुए कोयले की राख होती है, यह जो है फेफड़ों को बहुत हानि पहुंचाता है। तो यह कौन सा कोयला होता है? पत्थर का कोयला या लकड़ी का? तो ये पत्थर का कोयला। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, मैच कराइए। मैच कराने के लिए दिया गया है वायु प्रदूषक और उसके बाद प्रभावित अंग। पहला है एस्बेस्टस धूल, यह कहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा? तो धूल है तो फेफड़े में नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा है सीसा, सीसा कहाँ नुकसान पहुंचाता है? मस्तिष्क पे। उसके बाद पारा, पारा जो है ये उदर में, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं में। तो इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो क्या बनेगा? 3124। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? फसल चक्र अर्थात इस मान लीजिए एक प्लाट है, इसमें एक बार गेहूं बोना, फिर उसके बाद गेहूं के सीजन जब वापस से फिर सीजन आया गेहूं का, तो इसमें सरसों बो दो। उसके बाद फिर सीजन आया तो फिर हो सकता है आलू लगा लो। मतलब सेम रिपीट मत करो, उसको घुमा घुमा के प्रयोग करो। फिर 2 साल, 1-2 साल का रेस्ट हो गया, फिर उसमें गेहूं का सीजन करो। तो ऐसे क्या होगा कि खेत की मृदा का जो है उर्वरता संरक्षित होती, वह जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसका महत्व क्या है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, तो सही बात है। मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, यह भी सही बात है। मृदा कटाव कम होता है, यह भी सही है। मृदा कटाव अर्थात जब आप उसमें अलग अलग फसल लगाएंगे तो उसकी जड़ें जो हैं स्ट्रांगली पकड़े रहेंगी, तो इसमें कटाव कम होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लस
आपको गहन जुताई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फसल आपने बोया है उसके बाद अगली फसल हो सकता है 1-1.5 साल की हो, फिर अगली फसल 2-3 महीने की हो, मतलब कम ज़्यादा का एक मिक्सअप बना रहता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है एसिड रेन होता है। देखिए, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है आम्ल वर्षा होता है। आम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए, जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उसमें पंडित जसराज को छोड़ के बाकी सभी लोग जो हैं वो भारत रत्न से सम्मानित हैं। चलिए, नेक्स्ट है नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? परिधान अर्थात क्या हुए? वस्त्र हुए, और कौन से राज्य में पहने जाते हैं? तो देखिए, बोकू सिक्किम में, यह सही है। मेखला असम में, यह भी सही है। फेरन कश्मीर में, यह भी सही है। मुंडू जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा बल्कि केरल का है, केरल का परिधान है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्षेत्र और व्यक्ति मैच कराइए। पहला है हिंदी साहित्य, कौन है? रसखान। उर्दू जो है ज्ञान चंद्र जैन। उसके बाद संगीत एवं नृत्य कला तो सविता देवी, और उसके बाद चित्रकला जो है सतीश चंद्र। तो 4 के चारों मैच है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। देखिए, मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में जो है तीसरे एवं 5वें स्तर में जो है सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होता है, और इसका प्रारंभ कुषाणों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे था? बताइए, ये कौन से घराने से थी? तो ये बनारस घराने की थी। चलिए, नेक्स्ट है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है। बताइए कहाँ है? ये कांची में है, कांची। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो बताइए, सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी? तो सबसे पहले मृगावती लिखी गई थी। यह किसकी कृति है? तो यह कुतुबन की है, कुतुबन की। अच्छा, उसके बाद बाकी पुस्तकें भी देख लीजिए किसकी किसकी हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद जो है इंद्रावती, इंद्रावती किसकी है? तो नूर मोहम्मद की है। किसकी? नूर मोहम्मद की है। और मधुमालती जो है यह किसकी है? तो यह मंझन की है। किसकी? मंझन की। चलिए, इस प्रकार साथियों हम लोगों का 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह जो है, चूँकि ये टेस्ट पेपर जो है तीसरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसका भी जो है अब PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को यह सीरीज कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं, अगर हो सका तो यही, नहीं तो वैसे मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि मैं प्रयास करूँगा कि GS वर्ड का जो है टेस्ट सीरीज उसकी भी शुरू की जाए। लेकिन अब जैसा भी होगा आप लोगों के साथ जरूर रहेंगे। प्रश्न तो आते रहेंगे, हो सकता है ध्येय के आए, नहीं तो GS वर्ड के आए। हम लोगों को कंप्लीट तो दोनों के दोनों करना है, और साथ में प्रयास हम लोग यह भी करेंगे दृष्टि IAS कोचिंग का शुरू होगा तो उसे भी समाप्त किया जाएगा। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।